Today we are starting a remaining part of the political science, and this chapter is related to the rights. So as per our previous video, you have already have knowledge about the rights. So rights are related to the development of a human being. So without right, no one can be developed themselves, because right provide a condition which help to provide to enhance their talent or skill, and after that a person can enhance their views, and they have to survive their life. They capable to earn their livelihood, they capable to survive their life cycle. So all these are possible through the rights, and major role play by the government, whether there are a democracy. So in the democratic conditions, all situations depend on the government कि how do provide the facilities, किस तरह की फैसिलिटीज वो अपनी जनता को प्रोवाइड कराती है और जनता अपना डेवलपमेंट कर सकती है. सो दीज सिस्टम connected to the each other, public connected on the rights through the government, and government provide the facility for the people कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके. तो सिंपल अगर हम बात करें तो बिना राइट्स के किसी भी सोसाइटी में किसी भी मनुष्य का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता. सिंपल, जैसा हमने एग्जांपल भी दिया था कि एक पर्सन है जिसको सारे राइट्स मिले हैं, उसको पढ़ने का भी राइट है, दे हैव अर्न, और आफ्टर दैट राइट टू वोट भी है. और एक पर्सन जिसको कोई राइट नहीं है, ना तो राइट टू वोट है, ना उसको कोई एजुकेशन राइट्स मिला है, ना ही वो कोई अर्न कर सकता है. सो हाउ डू दे सर्वाइव? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दोनों में डिफरेंस बहुत ईजिली हो जाएगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि राइट्स इन टुडेज एरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के मायने में अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनकी की शुरुआत हम देखते हैं कि वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हो जाती है, एंड आफ्टर दैट वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं. पता ही नहीं चलता कि वो हमारे राइट्स हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही है. सो ओके, हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी बात करी थी कि कहाँ से आते हैं कि कुछ हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जो हर मनुष्य के लिए होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं तो बीइंग अ सिटीजन हमें मिलते हैं. सो आज के कंटेंट में हम बात करेंगे कुछ हमारे लीगल राइट्स एंड द स्टेट्स, यानी कि कुछ हमारे कानूनी अधिकार जो हमें हमारी स्टेट प्रोवाइड करते हैं. स्टेट इन द सेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो दीज स्टेट्स नेवर कैन बी डिप्राइव्ड फॉर द एनी गवर्नमेंट. So where it is mentioned, why it is mentioned, and what is the provisions behind that, they are mentioned in a particular place that is known as the constitution. So what is the responsibility of a person, what is the responsibility of the government, ki how do they handle these rights. So rights are the main important part of a person to the development. So these development depend on 100% the person belong to the rights. So as per our previous content, we have already discussed about the human rights. It is recognized by the UNO, it is also recognized by the country government. So all level have described the rights. So this is your Chetna ma'am is there. So we will start from today's legal rights and the states. Legal rights and the state, यानी कि हमारे लीगल राइट्स क्या होते हैं और हमारी गवर्नमेंट उसको, हमारा स्टेट हाउस को कैसे प्रोवाइड कराता है. क्लियर? सो वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स अपील टू आवर मोरल सेल्फ एंड द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द सच अपील्स. सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द वी सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड लॉ दैट इम्पॉर्टेंट प्लेस बाय द लीगल रिकॉग्नाइजेशन इन द राइट्स, यानी कि कहीं ना कहीं इनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए. तो वेयर इट इज रिकॉग्नाइज, इट इज रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो लीगल राइट्स है वो कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे संविधान में लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये क्यों लिखे होने चाहिए हमारे यहाँ? हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, व्हाई शुड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई शुड फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड in Constitution of India. यानी कि अगर भारत के संविधान की बात करें तो हमारे भारत के संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्यों मेंशन किया हुआ है? ठीक है, सो अगर हम बात करें बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट इन द सेंस फंडामेंटल राइट्स,
enshrined to the constitution in many countries. So country represent the highest law land of constitutional recognized to certain rights give a primary importance, because constitution क्या provide कराता है? Constitution provide प्राइमरी, एक तरीके से प्राइमरी लेवल पर शुरुआत कर देता है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस यानी प्राइमरी लेवल पर अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस की बात करें, सो दिस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता तो इनको प्राइमरी राइट्स यानी सबसे पहले आने वाले राइट्स कौन मानता? ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लॉ ऑन द ऑफ द लैंड टू कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज सर्टेन दैट गिव अ थीम ऑफ प्राइमरी देम ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सो इन आवर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। इन आवर कंट्री they known as फंडामेंटल राइट्स। हमारे कंट्रीज को नहीं क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, जो आप अमेरिका में किस नाम से जाने जाते हैं? बिल ऑफ राइट्स। आपको पता होगा ये बिल ऑफ राइट्स कहाँ जानते हैं हम इनको? अमेरिका यानी यूएसए। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहते हैं हम इन्हें? इंडिया में कहते हैं। ये आपको हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट बुक में। अगर हम इसके अलावा बात करें, other law or policies are suppose the respect the right granted in the constitution, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी रिस्पेक्ट होते हैं, राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑल पॉलिसीज यानी कि जो भी पॉलिसीज हैं ये सभी कहाँ पर रिकॉग्नाइज है? रिकॉग्नाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। द राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज विच आर कंसिडर्ड द बेसिक इंपॉर्टेंस। ऑल राइट्स हैव बेसिक इंपॉर्टेंस, यानी सभी राइट को एक बेसिक इंपॉर्टेंस दी गई है। आफ्टर दे mentioned in कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब तक हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा तो तब तक हमने इनको बेसिक राइट कैसे माना? बेसिक राइट मानने के लिए हमें इनको कहीं ना कहीं लिखना जरूरी है। इन सम केसेस दीज मे बी द supplemented by claims which gain importance because that particular history custom of the country. So in India have a provision but untouchability will draw attention to traditional social practice in the country. क्लियर? तो इसीलिए हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस है। अब लोग कैसे मानेंगे इसको कि हमारे यहाँ से अनटचेबिलिटी रिमूव हो गई है, जब तक कि हमने उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया। हमने उसको आर्टिकल 17 में सेट कर दिया, इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया? एक कानूनी अधिकार। इसीलिए अब एक ये ऐसा हमारा बेसिक लॉ हो गया जिसका फॉलो हर पर्सन करेगा। तो इसीलिए राइट्स को कहाँ मेंशन किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमने हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया है। सो इट इज एसेंशियल फॉर एवरी कंट्री इफ दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑल राइट्स शुड बी मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज लीगली बेस उनको तभी दिया जाता है। किसी चीज का लिखा जाना इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू दे आर लीगल। ओरली में हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट, बट अगर रिटन है तो इट इज 100% लीगल। ओके, and next content. So important of legal constitution recognizes a claim that several theories define right as a claim and they are recognized by the state, यानी हम उनको क्लेम कर सकते हैं। The legal endorsement certainly give our right a special status society, but it is not a basis in which rights are claimed. So we discussed earlier, rights are steadily being expanded and reinterpreted the including previously excluded groups that reflect the contemporary understanding, यानी कि अगर कहीं पर वो राइट मेंशन है तो हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम यानी कि हम कह सकते हैं कि देखो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो हम उसको प्रूफ दे सकते हैं ना कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हो। सो
ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो हमारे पास प्रूव्ड है, कहीं ना कहीं वो हमें हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वेदर दे आर एनीवन, वी कैन क्लेम अगेंस्ट द राइट्स। यानी कि अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम इन द सेंस दावा करना, किसी चीज़ के खिलाफ शिकायत करना। ओके, सो however in most cases claims right directly towards by the state। तो कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो डायरेक्टली स्टेट से आते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि व्हाट आर द मेजर राइट्स राइट अबाउट मेजर राइट्स, यानी कि ऐसे राइट्स के बारे में लिखिए विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्टेट्स, जो हमें स्टेट की तरफ से डायरेक्टली मिलते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? सो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज कि पीपल मेक डिमांड अपॉन द स्टेट्स कि व्हेन आई असर्ट माय राइट टू एजुकेशन, सो आई कॉल अपॉन अ स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर माय बेसिक एजुकेशन। सो सोसाइटी में ऑल्सो aspect group may open school fund scholarship तो चिल्ड्रन ऑल क्लासेस कैन गो बेनिफिट टू एजुकेशन। यानी कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, तो इसका मतलब एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हम खुद तो नहीं कर सकते ना एजुकेशन। सपोज अगर सरकार ने स्कूल ही नहीं खोले होते तो आप कहाँ जाते पढ़ने? सरकार ने अगर कॉलेजेस ही नहीं खोले होते तो आप कहाँ जाते पढ़ने? तो जो राइट टू एजुकेशन है ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको दे रहा है आपका स्टेट, आपकी गवर्नमेंट। यानी कि ये वो राइट्स होते हैं जो आपको आपका हेड देता है, उस कंट्री का हेड देता है। और उस कंट्री का हेड हमारा पीएम भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, हमारा मिनिस्टर भी हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होते तो हम एजुकेशन नहीं ले पाते। तो इट इज एसेंशियल टू गेट कि अगर हम राइट टू एजुकेशन लेना है तो वो हमें किस तरीके से लेना है, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट। इट द स्टेट मस्ट बी इनिशिएटेड नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर माई राइट टू एजुकेशन इज फुलफिल्ड। तो पहला क्या है? राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन इज फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट पूरा करेगा। बिकॉज हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद अपना स्कूल ओपन नहीं कर सकते। क्यों? सोचो अगर दुनिया में स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं तो आप कहाँ से लेंगे? हम कैसे एजुकेशन लेंगे? नहीं ले सकते। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ओके, राइट टू एजुकेशन फुलफिल बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द primary responsibility of the state या गवर्नमेंट। सेकंड, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से राइट हैं जो हमें डायरेक्टली स्टेट देती है, डायरेक्टली सरकार ही देती है। तो पहला क्या है? एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बहुत इजी वर्ड्स में बताया है कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कोई स्कूल, कॉलेज या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगी या किसी भी तरह के शब्दों का प्रचलन नहीं करेगी, कोई बुक नहीं होगी, तो हम कैसे पढ़े लिखे होंगे? सेकेंड, अगर हम बात करें द राइट प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट एक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लेस। ईच राइट इंडिकेट दैट स्टेट मस्ट टू ऑलवेज for instance, my right to life obliges that state make laws that protect my life to injury by others. It call upon the state punish those who hurt me and harm me. देखिए, hurt me और harm me यानी ऐसे तत्व, ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं या ऐसे कुछ बातें जिससे हम हर्ट हो, जिससे हमें इंजरी होने का डर हो, जिससे हम घायल हो, जिससे हमें बुरा लगे, ऐसे तत्वों पर कंट्रोल करने का राइट किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो सेकंड राइट क्या हो गया हमारा? राइट टू प्रोटेक्शन, यानी कि
if society feel कि right to life means a right to good quality of life, it expects the pursue policies that provide a clean environment along with the other condition that may be necessary for healthy life. तो ऐसी सोसाइटी जिसको क्या चाहिए, क्लीन लाइफ, क्लीन एनवायरमेंट, वो कौन प्रोवाइड कराता है? हमारी गवर्नमेंट. सो सेकेंड हम क्या लिखेंगे? राइट टू क्लीन एनवायरमेंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या स्टेट. क्योंकि वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है ऐसी एक्टिविटीज को कि एक अच्छी लाइफ के लिए, बिकॉज टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इट एक्सपेक्ट टू स्टेट टू परस्यू पॉलिसीज दैट प्रोवाइड फॉर क्लीन एनवायरमेंट अलोंग विद अदर कंडीशन दैट मे बी नेसेसरी फॉर हेल्दी लाइफ. ठीक है, तो राइट क्लीन एनवायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच इज important, which is important for healthy life. अब देखिए यहाँ हम दूसरा एलिमेंट इसको, ये तो हमारा हेल्थ से रिलेटेड हो गया, यहाँ दूसरा एलिमेंट हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोटेक्शन से. जैसे पुलिस प्रोटेक्शन है, सपोज पुलिस नहीं होती तो क्या हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? क्या बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं हो, बॉर्डर पर सैनिक नहीं हो, तो क्या कोई देश अपनी सुरक्षा कर सकता है? क्या हम खुद खड़े होकर के वहां पर सुरक्षा कर सकते हैं? नहीं. तो ये प्रोटेक्शन में कौन प्रोवाइड करा रहा है? बॉर्डर की प्रोटेक्शन है, सिटी के अंदर प्रोटेक्शन है, जिसको हम पुलिस प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसको हम सुरक्षा कहते हैं. ये भी कौन प्रोवाइड करा रहा है? हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट. यानी कि इसको हम खुद नहीं ले सकते. क्लियर? So right not only indicate the most state must do, they also suggest that the state must refrain from doing. My rights to liberty of as a person, for instance, suggests that state cannot simply arrest me at on will. It wishes to put me behind bars. It must defend that action. It must give reason to curtailing my liberty before a judicial court. This is, police are required to produce an arrest warrant before taking me away. So my right to place certain constraint upon the action. Third, in case of arrest, यानी कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया है तो हम क्या करेंगे? It must given reason for. It must given reason for. इसके लिए हमें क्या देना होगा? एक रीजन देना होगा. Reason for the curtailing my liberty. Curtailing my liberty. यानी कि मेरी आज़ादी को क्यों खत्म किया जा रहा है? Before a judicial court. So police required to produce, पुलिस क्या है? अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे. तो सबसे पहले क्या होगा? पुलिस रिक्वायर्ड टू अरेस्ट वारंट, यानी कि एक अरेस्ट वारंट देना होगा, उसके बाद ही मुझे अरेस्ट किया जाएगा. अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे. बिफोर टेकिंग मी अवे, यानी मुझे ले जाने से पहले क्या देना होगा? पुलिस वारंट देना होगा, तभी वो मुझे ले जा सकते हैं. एंड फोर्थ, कि द राइट एंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड लिबर्टी. यानी कि सरकार ही हमें क्या प्रोवाइड करती है? फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ. फोर्थ क्या है? राइट एंश्योर दैट द राइट ensure that the right ensure that the authority of a state यानी कि जो स्टेट की अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट violating the
sanctity of individuals' life and liberty. Violating the sanctity or of individuals' life and liberty. So all these 4 points come through the government. So the state may be sovereign authority, it makes military enforce without fear, but the sovereign state exist on its sake but for the sick individuals. यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो हेड है यानी उसकी जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि किसी की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को किसी तरह का कोई डेंजर ना हो, किसी की लिबर्टी को कोई डेंजर ना हो. सो दिस इज द बेसिक राइट्स विच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आंसर्स को बना सकते हैं. तो ये लॉन्ग है, इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे. आपके जो चैप्टर पैराग्राफ के एंड के 3-4 लाइन्स हर पैराग्राफ में आपको डालनी है. ओके, तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन से राइट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है. हालांकि वैसे तो सारे राइट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें केवल और केवल गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलते हैं. क्लियर? नाउ वी आर टेकिंग द काइंड्स ऑफ राइट्स. काइंड्स ऑफ राइट्स. राइट्स कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज द 3 टाइप्स. तो 3 टाइप में सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, इसके अलावा कल्चरल एंड सोशल राइट्स. तो हमने बेसिकली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल एंड कल्चरल राइट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, पॉलिटिकल राइट्स. तो आप इसको अपनी बुक में से भी कर सकते हैं. पॉलिटिकल राइट्स मैं आपको मार्क करा देती हूँ, बहुत ईजी है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर हर व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं. ये सारे के सारे राइट्स आपको मान लीजिए डेमोक्रेसी में ही हमें मिलते हैं. जिन कंट्रीज में क्या है डेमोक्रेसी. क्लियर? सो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री provide these rights. क्लियर? तो सबसे पहले हम कौन सा राइट लेंगे? पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स का मीनिंग होता है, बहुत सिंपल है कि पॉलिटिकल राइट्स गिव द सिटीजन टू राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता. सेकंड अगर हम बात करें, they include right to vote and elect a representative. Right to vote and elect representatives, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का राइट है. थर्ड, द राइट कंट्रोल द कंटेस्ट द इलेक्शन. देखिए ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं, हम फ्रीडम से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को, है ना. ये आपको पता होगा. राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. फोर्थ, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें पॉलिटिकल राइट्स सप्लीमेंटेड बाय द सिविल लिबर्टीज, द लेटर इन्वॉल्व्स द राइट टू फ्री एंड फेयर ट्राइबल, right to express one's view freely, right to protest express dissent. So these are count in the political rights.
तो आप इस तरह के 4-5 राइट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, पॉलिटिकल राइट्स। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक राइट्स की, yes, so but it was mentioned before, rights aim to protect well-being of individual. Political rights contribute to by the making of government and accountable to the people. यानी rights गवर्नमेंट को क्या बनाते हैं, अकाउंटेबल, बाय द गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस कंसर्न टू द इंडिविजुअल ओवर द रूलर्स। यानी कि अगर राइट्स नहीं होते तो हमारी गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल नहीं होगी, अकाउंटेबल इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सेकेंड, अगर हम बात करें इकोनॉमिक राइट्स, तो हमारे इकोनॉमिक राइट्स क्या है, देखिए सबसे पहला, टू फुलफिल द बेसिक नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ अ सिटीजन। हर व्यक्ति की बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ और एजुकेशन। सो लिविंग अप pavement and the struggling to meet the basic need, political right themselves have little value। यानी कि अगर सोचो कि व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको पॉलिटिकल राइट दिया हुआ है, तो फिर उन राइट्स का क्या मीनिंग है। इसीलिए क्या होना चाहिए, दे रिक्वायर सर्टेन फैसिलिटीज लाइक एडुकेट वेज। क्या होना चाहिए, दे एडुकेट adequate minimum wage, ताकि वो क्या कर सके, टू मीट देयर बेसिक नीड, वेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी कि कम से कम उसे उतना तो मिले कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। The democratic society being recognized these obligations provide the economic rights. In some countries, particularly those with low income receive housing and the medical facilities from the state. Provide, सरकार क्या प्रोवाइड करे हमें, प्रोवाइड द those person they have low income, provide लाइवलीहुड, यानी कि उनको आजीविका प्रदान करें, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कोई पर्सन जिसकी मिनिमम कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, गवर्नमेंट। जैसे अगली लाइन में देखो, अनएम्प्लॉयड पर्सन रिसीव अ बेसिक नीड्स इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करे, दैट इज द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी scheme among other measures to help the poor, लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प हो सके। तो ये उनके क्या है, इकोनॉमिक राइट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कल्चरल राइट्स की, कल्चरल और सोशल राइट्स, जिसको हमने 3rd नंबर पे माना था। ठीक है, तो उसमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स मोर, द डेमोक्रेटिक रिकॉग्नाइज द कल्चरल केम टू द सिटीजन, तो राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन टू वंस मदर टंग, इन मदर टंग,
मदर टंग में उनको क्या मिलनी चाहिए, उनकी एजुकेशन। इन मदर टंग दे हैव राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन, ठीक है, ताकि उनकी कल्चर भी प्रिजर्व रहे। एंड राइट the established institute for teaching one's language and culture, they have right to establish their education institute। जैसे सिखों के लिए सिख गुरुद्वारे होते हैं, जैन स्कूल होते हैं, मुस्लिम्स के लिए मदरसे होते हैं, ताकि अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। एंड रिकॉग्नाइज देयर बीइंग नेसेसरी टू लीडिंग अ गुड लाइफ। सो दीज राइट थस स्ट्रिक्टली encourage the democracies. So while some right primarily to right to life, liberty, equal treatment and the right to political participation are seen the basic right that must be received priority. So other conditions that are necessary for a leading the decent life are being recognized, justified, claim और rights। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक हमें कुछ ऐसे बेसिक राइट्स हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक किसी भी इंसान का डेवलपमेंट नहीं होगा। वहीं कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल हमें अपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। साथ साथ कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो हमें डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे जो 3 काइंड्स ऑफ हमने पढ़े थे, दैट इज़ द पॉलिटिकल, सोशल एंड द कल्चरल और इकोनॉमिक। तो ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पोर्शन हो गया। आपको हर क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेनेटिव वे में करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपको पता ही है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से नोट डाउन करना होता है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो वो हम आपका लाइव क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।